हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दुष्यंत और मैं आपका भारत एकेडमी बाय दुष्यंत यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो ए प्रोसेस वेयर रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज, यानी कि कोई भी हमारे पास दो रिएक्टेंट होंगे और रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे और जो नया प्रोडक्ट होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी जो हमारे रिएक्टेंट के अंदर होंगी। फॉर एग्जांपल समझिएगा आप, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमारी किस फॉर्म में पाया जाता है? हाइड्रोजन हमारी गैस फॉर्म में पाया जाता है और वो कंबाइंड किसके साथ हुआ? कंबाइंड हुआ ऑक्सीजन के साथ। जब हाइड्रोजन कंबाइंड हुआ ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। दोनों ने कंबाइंड होकर बनाया क्या? वाटर बनाया। लेकिन वाटर हमारा किस अवस्था में आएगा? वो हमारी लिक्विड अवस्था में आएगा। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ, दोनों गैसें थी और उन्होंने बनाया क्या? वाटर बनाया। वाटर हमारा क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैसें थी और वाटर हमारा लिक्विड है, तो यहां पर क्या हुआ? इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है टॉपिक? केमिकल इक्वेशन। देखो, केमिकल इक्वेशन के बारे में हम बात करते हैं। ये कहता है सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद सिंबॉलिक, यानी कि सिंबल्स एंड फॉर्मूला। यानी कि जब हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट होगा तो हर जगह हम रिएक्टेंट का नाम तो नहीं लिखेंगे, तो उनके लिए हमने क्या बनाए? सिंबल्स बनाए, और सिंबल से क्या बन जाएगा? फॉर्मूला। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस होती है तो हर जगह हाइड्रोजन तो नहीं लिखा जाएगा, तो हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला बनाया H। ठीक है, यानी कि सिंबल है हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का बना दिया हमने O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करा आपस में। जब भी कोई भी दो या दो से ज्यादा अधिक पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं आपस में तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर क्या है? रिएक्टेंट। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और इन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्या बनाया? H2 वाटर बनाया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट के कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेंगे। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि जैसे कोई भी चीज है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगी। ठीक है, तो यहां पर एक साइन आता है जो हमारा नीचे की तरफ एरो करा होता है, तो वो हमारा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। या आपको कहीं भी PPT भी लिखा हुआ होता है तो वो भी हमारा किसका रूप है? फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। इसका मतलब क्या है कि ये पानी में इंसॉल्युबल होते हैं। जैसे कि मैं बेरियम की बात करूं तो बेरियम हमारा क्या होता है? पानी में इंसॉल्युबल होता है, यानी कि घुलता नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं बात इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, यानी कि यहां पर क्या होता है? यहां पर गैसें निकलती हैं। जैसे अब वहां पर गैसों के लिए क्या साइन आएगा? ऊपर की तरफ एरो होगा, तो इससे क्या होता है? गैसें निकलेंगी तो एरो ऊपर की तरफ हो जाएगा। फिर आ जाता है थर्ड पे कलर चेंज। कलर चेंज क्या होता है? जैसे रेड को पर्पल कर देता है और ब्लू को बैंगनी कर देता है, तो यहां पर कलर चेंज हो जाएंगे इनके। ठीक है, अब फिर आता है टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज का मतलब यह है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है और उसके अंदर टेम्परेचर चेंज है, या तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा या हीट को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो जैसे कि तुम खाना बनाते हो, खाना भी हमारा एक केमिकल प्रोसेस, यानी कि केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस होता है, क्योंकि जब खाना पकता है तो उसे हम ढक देते हैं तो उसमें रिएक्शन होती है, और रिएक्शन में क्या होती है? नीचे से हम क्या करते हैं? हीट देते हैं। ठीक है, तो पहले तो वो अपने अंदर हीट अब्जॉर्ब करता है और बाद में जब हम हीट देना बंद करते हैं तो फिर वो हीट को अपने अंदर से निकालता है। ठीक है, फिर आ जाती है 5 स्टेट वो 5 स्टेज स्टेट चेंज, यानी कि 5 पॉइंट है हमारा स्टेट चेंज। स्टेट चेंज का मतलब हो जाता है, जैसे कि आपने कोई देखा होगा, जैसे लिक्विड को आइस में कन्वर्ट कर देते हैं, आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है? उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। आगे बात करते हैं हम बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। देखो, यहां पर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। करते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन केमिकल इक्वेशन शुड बी द सेम एज बोथ साइड, यानी कि केमिकल इक्वेशंस के अंदर जितने भी एटम होंगे वो दोनों साइड हमें क्या करने होते हैं? इक्वल करने होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, यहां पर ए है, ए हमारा कोई भी एक रिएक्टेंट है। ठीक है, तो ए हमारा रिएक्टेंट है, यहां पर कितना है? 2 A 2 है, तो यानी कि ए हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, और ये गैस की फॉर्म में है।
प्लस बी, बी भी हमारे पास कितने 2 हैं और ये भी गैस की फॉर्म में है, लेकिन यहां बन गया ये ए बी। तो अब हम इसे बैलेंस करेंगे। देखो ए हमारे पास कितने 2, यहाँ बी कितने, ये भी हमारे पास 2 हैं, लेकिन ए बी यहां पर कितना सिंगल है। तो हम इसे बैलेंस करने के लिए इसके आगे क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 ए की ए 2 है, यहाँ बी 2 है, और यहाँ पे 2 ए बी, यानी कि यहाँ पर भी 2 ए हो गए और यहाँ पर भी 2 बी हो चुके हैं। यानी कि अब यहाँ पर दोनों तरफ एटम क्या है, बैलेंस हो चुके हैं, दोनों साइड में क्या हो गए, सेम एटम हो चुके हैं। तो अब हमारी ये क्या है, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो इसमें पूछा जाता है, अब एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें बैलेंस क्यों करनी है। देखो व्हाई बैलेंस, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जितना भी मास हमारे पास रिएक्टेंट के पास होना चाहिए और उन्हें रिएक्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनेगा, उतना ही मास प्रोडक्ट के पास होना चाहिए। देखो इसमें सबसे पहले एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या मतलब है, एक बेस मेथड, आज से नहीं है, ये काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं। कि कोई टीचर आपसे कहे कि ये मेरा मेथड है या नया मेथड है, तो इसमें कोई भी ये गलत बात है, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम से यूज हो रहा है। तो पहले फर्स्ट टाइम पे हमें बैलेंस क्या करना है, बैलेंस करने हैं हमें मेटल बैलेंस करने हैं। मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम, लेड, बेरियम, ठीक है, ये हमारे क्या है, मेटल हो जाएंगे। फिर सेकंड नंबर पे हमें नॉन मेटल बैलेंस करने हैं, ठीक है। नॉन मेटल में देखो हमें उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम सबसे बाद में बैलेंस करेंगे, इस बात को याद रखना। जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे बाद में करेंगे, पहले करेंगे मेटल को, फिर बाद में करें सेकंड नंबर पे नॉन मेटल, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, और थर्ड नंबर पर हमें बैलेंस करने हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अब देखो हम रिएक्शन पे आते हैं। देखिएगा बैलेंस अगर हम करते हैं, पहला हमारे पास देखो Zn जिंक दे रखा है, और जिंक किसके साथ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करा और बना रहा है ZnCl2 प्लस H2। देखो हमारे पास इधर जिंक कितना है, इधर जिंक 1 है, और इधर जिंक कितना है, इधर भी हमारे पास जिंक 1 है। तो हमने सबसे पहले मेटल लिया और हमने मेटल को, हमें छेड़ने की से जरूरत ही नहीं, कुछ भी हमें इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जिंक इधर भी 1 है और जिंक इधर भी 1 है। तो जिंक को हम कुछ भी नहीं टच नहीं करेंगे अभी फिलहाल में, ठीक है। फिर मैंने बोला है आपको, देखो फिर पहले मेटल फिर नॉन मेटल, Cl, क्लोरीन को हम करेंगे, तो इधर कितनी क्लोरीन 2 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, HCl के आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 2HCl। इससे हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। और हाइड्रोजन इधर कितना है, ऑलरेडी 2 दे रखा है, H2 दे रखा है, नहीं दे रखा है, और हाइड्रोजन यहाँ पे अगर मैं 2 लगाने से यहाँ भी क्या हो गया 2H, यानी कि हमारे पास सिर्फ इसमें HCl का आगे 2 लगाना है और 2 एटम हमारे पास ऐड होते नहीं। ये क्या होगी, केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। पहले हमें मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने होते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड इक्वेशन, सेकंड रिएक्शन देखते हैं हम, इसे भी बैलेंस करते हैं। देखो सेकंड रिएक्शन में दे रखा है Fe, आयरन दे रखा है, Fe प्लस, ये अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है, रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, H2O के साथ कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां देखते हैं Fe इधर कितना है 1 है, और Fe इधर कितना है 3 है, ठीक है। तो Fe को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर कितना Fe लेकर आएंगे, यहाँ पर 3Fe लेकर आएंगे, ठीक है। तो हमारा Fe आयरन बैलेंस हो चुका है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचा, उसके पास हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बची है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पर H2 कितने, H2 हमारे पास हाइड्रोजन कितने 2, और यहां पर भी कितने हाइड्रोजन 2 हैं, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं, ऑक्सीजन यहां पर 4 दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितने 3 है। तो मैं यहां क्या करूंगा, यहां पर 4 अप्लाई करूंगा, यानी कि यहां पर 4 एटम और ऐड करेंगे हम। तो यहां पे मुझे बताओ 4O, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन के इधर 4 एटम हो गए और इधर भी हमारे पास कितने हो गए 4 एटम हो चुके। लेकिन यहां पर एक चीज गड़बड़ हो चुकी है, हाइड्रोजन के कितने हो गए 4 2 जा 8 एटम हो चुके हैं। तो इधर भी हमें बैलेंस करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हाइड्रोजन के आगे इधर भी 4 एटम ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, यानी कि रिएक्शन हमारे पास क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। थर्ड वाली रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। थर्ड रिएक्शन हमारी क्या कहती है, देखो Fe2O3 प्लस Al, यानी कि एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करिए। पहले मुझे बताइए, यहाँ पर Fe हमारा क्या है, मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पर Fe कितना है 2 है, और यहाँ पर Fe कितना दे रखा है, यहाँ पर सिंगल है। तो इसके आगे कितने एटम ऐड करने पड़ेंगे, 2 एटम ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया 2Fe हो चुका है, ठीक है।
अब उसके बाद आती है एल्युमिनियम। यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है 2 है और यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है 1 है। तो यहां पर भी हमें एल्युमिनियम के लिए 2 एटम ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एल्युमिनियम बैलेंस हो चुका है, Fe आयरन बैलेंस हो चुका है। हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर कितनी है O3 है और यहां पर भी ऑक्सीजन कितनी है O3 है। ये ऑलरेडी बैलेंस। और ये जो 2 बची हुई रिएक्शन है इन्हें आपको नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं और ये क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। देखो 2020 में, 2023, 2024 यानी कि 20, 23, 24 में आए हुए क्वेश्चन है, इनको हम बैलेंस करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं, जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसी के बेस पर हमारी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें हमारे सोडियम दे रखा है। सोडियम हमारे पास कितना दे रखा है, सोडियम हमारे पास 2 है और यहाँ पर सोडियम कितना दे रखा है, सोडियम हमारे 1 सोडियम है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या y की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो सोडियम हमारे 2 हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, सोडियम के बाद एल्युमिनियम दे रखा है, एल्युमिनियम कितना है यहाँ पे 2 है। एल्युमिनियम यहाँ पे अगर मैं y की जगह 2 रख दूंगा तो यहाँ पर 2 ही एल्युमिनियम हो जाएगा, होगा नहीं होगा। फिर देखो सोडियम बैलेंस हो चुका है, एल्युमिनियम बैलेंस हो चुका है। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। देखो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर कितना है 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है 2 है। ठीक है, और अब ऑक्सीजन की बारी है बैलेंस करने का। ऑक्सीजन हमारा कितना है, ऑक्सीजन है 2 और 1, 2, 2, 4 और 5 और इधर कितना है ऑक्सीजन 3 और 2, 5। तो इधर ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, x की जगह पर क्या आएगा 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, दोनों रिएक्शंस को आपको ऐसे ही बैलेंस कर लेना है, ज्यादा कुछ हार्ड चीजें नहीं है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो ये इसमें जो ये दोनों रिएक्शन है, मैंने एक तो आपको बैलेंस करा दिया, टॉपिक वही है रिएक्शन को बैलेंस करना। तो ये दोनों आपको बैलेंस करके देखनी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे केमिकल रिएक्शन के टाइप तो काफी सारे हैं, लेकिन हमें सिर्फ 4 ही टाइप पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला टाइप है उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता है 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि कम से कम हमारे पास 2 रिएक्टेंट होने चाहिए और 2 रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। वही हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो और वो भी मिलकर क्या बनाएंगे, एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो हमारे क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है, बन जाती है। तो इसके क्वेश्चन भी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पहले पढ़ लेते हैं एक्टिविटी से, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को देखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए पहली जो रिएक्शन हमारी दे रखी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की दे रखी है। किसकी दे रखी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की दे रखी है। स्लाइड पर लाते हैं इसे हम पहले। देखिएगा में दिख रहा है कि ये बर्नर है। बर्नर हमारे क्या है, ये मैग्नीशियम रिबन को बर्नर की मदद से गर्म करते हैं और ये ऑक्सीजन लेती है एनवायरनमेंट से और रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने के बाद क्या बना देती है, व्हाइट। इसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो इसमें क्या होता है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है जैसे ये इसके संपर्क में आता है, आपने देखा होगा जिसकी वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने में क्या होता है, एक बहुत ज्यादा एनर्जी और हीट निकलती है ना, ऐसी ये आपके पास आने पर मैग्नीशियम रिबन अगर लाते हैं तो वो इन्वायरमेंट से एनर्जी वो ऑक्सीजन लेता है और उसी के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और विद हीट में। ठीक है, और तो बन जाएगा MgO बन जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और जनरेट क्या करेगा, हीट को जनरेट करेगा। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम बर्न हो रहा है और हमारे पास ये किस पे, फ्लेम पे हो रहा है और वेरी ब्राइट लाइट, यानी कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि जैसे हम वेल्डिंग करवाते हैं, आपने वेल्डिंग करते हुए कोई ना कोई देखा होगा, तो उसमें से एकदम एनर्जी, एकदम हीट और वेरी ब्राइट लाइट निकलती है, नहीं निकलती, बिल्कुल सेम प्रोसेस इसका है। ठीक है, दूसरा क्या है, ए व्हाइट MgO पाउडर इन वॉच ग्लास। आपने देखा हो इसे जलने के बाद क्या बन गया, ये बीच में व्हाइट पाउडर बन चुका है। व्हाइट पाउडर को हम क्या बोलते हैं,
MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसमें हीट एनर्जी रिलीज सो टेम्परेचर इंक्रीज। मैंने भी आपको बताया जब भी ये हीट यानी कि आग के संपर्क में आता है मैग्नीशियम वेपर, एकदम एनर्जी निकलती है, एकदम ब्लास्ट, मतलब जैसे चिंगारी से निकलती है ना, ऐसे ही एकदम जब निकलेगी तो एकदम टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा और एकदम हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक, जब भी हमारी किसी भी रिएक्शन से हीट निकलती है तो हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाती है, एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और ये हमारी रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए इसका क्वेश्चन पूछा गया है, देखो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, देखो आता कैसे है। देखो बोर्ड का क्वेश्चन है, ए मेटल रिबन एक्स बर्न इन ऑक्सीजन विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। यानी कि हमारे पास कौन सा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको तो सिंपल पता है कौन सा है, मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम ही क्या करता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और मिलकर बनाता है MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन बनेगी, ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा होता है, तो इसका हमारा बी आंसर सही रहेगा, क्योंकि Mg जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और रिएक्शन का टाइप क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बनता है CaO, यानी कि क्विक लाइम, और H2O के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके बना देता है ये स्लेक्ड लाइम। क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम बना देता है, ठीक है। देखो एक तो पहले इसकी कंडीशन समझ लीजिएगा, जब भी क्या आता है CaO यानी क्विक लाइम, इसे चूना बोलते हैं हिंदी में, लेकिन जब इसे H2O पानी में डाला जाता है एकदम ये क्या करता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, तो इसको हम क्या करते हैं, पानी में धीरे धीरे डालते हैं क्विक लाइम को, ठीक है। और क्विक लाइम को जब हम धीरे धीरे डालते हैं तो CaOH2 बन जाता है, इसे बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। यानी कि ये क्या होता है, पानी के साथ रिएक्ट करके बना लेता है स्लेक्ड लाइम, और निकलती क्या है, इसके अंदर से हीट निकलती है, ठीक है। यानी कि हमने क्या करा, आपको इसे चूना बोलते हैं, चूना को पानी में डालते हैं, तो पानी में ज्यादा मात्रा में नहीं डालते एक साथ, यानी कि धीरे धीरे करके डालते हैं। अगर एक साथ डालते हैं तो क्या होता है, इसमें एकदम रिएक्शन फास्ट करता है, ठीक है। तो देखो अब इसके देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो राइज इन ए टेम्परेचर एक्सोथर्मिक, यानी कि ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट जनरेट करेगी, यानी कि हीट निकलेगी इसमें से। क्विक लाइम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर, यानी कि बहुत जल्दी रिएक्ट करता है पानी में डालते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे धीरे धीरे डालते हैं, ठीक है। वाटर एडिड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन यहां पर भी लिखे हुए हैं, तो इनको याद रखना है तुम्हें, ठीक है। देखो फिर कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। देखो क्विक लाइम यूज इन मेकिंग सीमेंट, तो क्विक लाइम जो है किस में यूज होता है, ये सीमेंट में यूज होता है, यानी कि सीमेंट बनाने में, ठीक है। सीमेंट जो हमारी दीवारें पे लगता है, जैसे बोलते हैं ना दीवारें बोल उठेंगी, ये वही काम है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बोर्ड में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, हीट जनरेट करेगा। ये क्विक लाइम हमारा किस में डला, क्विक लाइम वाटर के साथ पानी में डला, तो उसमें क्या करेगा, एक साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने बाद हीट निकालेगा, और हीट निकलेगी तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्विक लाइम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि मैंने अभी तुम्हें पीछे बताया ही था एक्टिविटी में कि जब भी हम पानी में एक साथ क्विक लाइम को डालते हैं तो हमारे पास साथ क्या, वो एकदम बहुत स्पीड से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करता है तो क्या, हीट जनरेट करता है, करता है नहीं करता है। तो इसमें हमारा क्या, ऑप्शन ए ही बहुत, दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बोर्ड में 2023 में ही पूछा गया है, ये पूछा गया है द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। अब ये इसमें तो देखो सिंपल दे रखी है। अब मुझे ये बताओ, पहले तो CaO यानी कि किसमें, CaO क्विकलाइम किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा, जल के साथ ही तो करेगा, और बनाएगा CaO
OH2 यानी कि और जनरेट क्या करेगा, देखो सब में इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जनरेट नहीं करता है, हाइड्रोजन जनरेट नहीं करता, ओनली हीट जनरेट करता है। इसमें भी हाइड्रोजन दे रखा है और नीचे इसमें ऑक्सीजन दे रखा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि वो CaOH2 के साथ यानी कि सिलेक्ट लाइम बनाने के बाद क्या जनरेट करता है, हीट जनरेट कर रहा है। तो हीट हमारा किस में आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, देखो आपने देखा होगा ये रहा व्हाइट वॉश वॉल, यानी कि आफ्टर 2 to 3 शाइनी व्हाइट कलर वॉल। आपने देखा होगा जब भी आप घर पे अपने पे व्हाइट पेंट कराते हो, तो व्हाइट पेंट कराते हो तो पहले दिन जब कराते हो तो वो थोड़ा मटीला सा लगता है, यानी कि गंदा सा लगता है कि ये गंदा हो गया है। लेकिन जब 1-2 दिन बीत जाते हैं तो उसमें शाइनिंग आ जाती है, उसमें चमक आ जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये रहा CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न करता है और बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, तो उससे क्या आ जाती है, उसमें चमक आ जाती है। ठीक है, चलिएगा इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिएगा, बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि देखो कार्बन, यानी कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न करके CO2 बना लेगा। ठीक है, तो ये भी इसका एग्जांपल है। दूसरा हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस, यानी H2 + O2। ठीक है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बर्न आपस में करके क्या बना देते हैं, H2O लिक्विड बना देते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट सेम के सेम पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देखो इसमें ये रहा 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहा है सिलेक्ट द फॉलोइंग प्रोसेस ऑन विच ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन से, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो ये तो अभी है नहीं, ये आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल का एग्जांपल अभी ऊपर ही था। ये रहा कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं, बर्न करके CO2 बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा क्या बन जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 ही राइट हो जाएगा, बर्निंग ऑफ कोल। और ये बर्निंग ऑफ मीथेन, ये आगे पढ़ेंगे अभी हम। चलिए अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, उसमें क्या होता था, उसमें 2 रिएक्टेंट होते थे और एक प्रोडक्ट बनाते थे। लेकिन अब इसमें क्या, इसमें एक प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट 2 बनाएगा या 2 से ज्यादा भी बनाएगा। देखिए रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, 1 रिएक्टेंट ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में टूट जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट बनाएगा 2 से ज्यादा में। जैसे इसमें दे रखा ए बी टूटकर क्या बन गया, ए और बी अलग अलग पार्ट में 2 पार्ट में टूटकर बन गए। अगर मैं बात करूं और भी इसमें ऐसे डिकम्पोजिशन होंगे जो 2 से ज्यादा पार्टों में भी टूटेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब ये एक बात बताइए, जब भी ये टूटेंगे तो किसी ना किसी चीज की मदद जरूर ली जाएगी, और उसकी मदद क्या है, एक तो हम डिकम्पोज होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक तो इसमें पहला है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दूसरी हीट और तीसरी लाइट। हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे दें जब भी डिकम्पोज हो जाएगा, ज्यादा हीट दें जब भी डिकम्पोज हो जाएगा, और ज्यादा लाइट दें जब भी डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को ये बेटा थोड़ा सा पीडीएफ में यानी कि टाइपिंग मिस्टेक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। ठीक है, और हीट होता है थर्मल। ठीक है, तो ये एक्सचेंज कर लेना, लाइट फोटोकेमिकल सही है। ठीक है, अब इसका पहला एग्जांपल देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल, हीट को बोलेंगे थर्मल और लाइट को बोलेंगे फोटो केमिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हीट के एग्जांपल देखेंगे, और ये तुम्हारी बुक में भी है। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी में है, सारा कुछ एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है। अब देखिए पहला हमारा क्या है, CaCO3, ये क्या है, लाइम स्टोन है। क्या है, लाइम स्टोन, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, और इसे लाइम स्टोन भी बोलते हैं। अब इसको हमने क्या की, हीट दी, हीट यानी कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हीट दी हमने, यानी कि ऐसे नहीं कि थोड़ी मोटी हीट दी हो, ज्यादा हीट दी है। तो ये टूटा किसमें, एक तो टूटा CaO यानी कि क्विक लाइम, या तो क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 इसने क्या करी, गैस को अलग कर दिया। हीट देने पर क्या करा इसने, गैस को अलग कर दिया। या तो देखो हीट लिखा आएगा, लेकिन ये बीच में जो साइन बनना है ना, ये हीट का ही साइन होता है। ठीक है, तो इसने क्या करा, हमने CaCO3 लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी, और हीट देने के बाद ये क्या 2 पार्टों में टूट गया।
तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, और प्रोडक्ट हमारे दो तो कम से कम बनेंगे ही बनेंगे या उससे ज्यादा भी बनेंगे, ठीक है। तो CaCO3 टूटा हमारा CaO और प्लस CO2 गैस में, ठीक है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटा है, ठीक है। चलिए यहां से समझ आ गया। अब आगे हम इसके बात करते हैं इसके पेपर में कैसे आता है क्वेश्चन, ठीक है। 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये पूछ रहा आइडेंटिटी द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यानी कि हमारे यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अभी आपने देखो ऊपर ही है ये हमारी रिएक्शन, अब मुझे ये बताना है, ठीक है। देखो CaO यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, हमने उसे हीट दी, हीट देने के बाद किस में टूटा था वो हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा था। तो X की वैल्यू क्या आएगी, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। तो यहाँ पे हमें क्विक लाइम यानी कि ऑप्शन ए सही बैठेगा इसका, ठीक है। कभी ये ढूंढो कि CaO नहीं है तो CaO को क्विक लाइम भी बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम या CaO तीनों ऑप्शन दिए जाएंगे, वो तीनों ही करेक्ट होंगे, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज बना के पूछेगा तो वो अपने हिसाब से पूछ लेगा, इन तीनों में से एक आंसर जरूर होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा थर्मल डीकंपोजिशन। देखिए ये थर्मल डीकंपोजिशन के ही एग्जांपल चल रहे हैं और ये तुम्हारी बुक में है, ये एक्टिविटी दे रखी है। तो हम बात करते हैं, देखो FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को हमने हीट दी, ठीक है। हीट देने पर हमारा फेरस सल्फेट किस में टूटा, फेरक ऑक्साइड में टूटा, प्लस SO2 गैस बाहर करी, SO3। SO2 गैस होता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो इतना याद रखना। देखो FeSO4 फेरिक सल्फेट, और इसे हमने हीट दी, हीट देने पर ये 3 पार्टों में टूट गया, ठीक है। तो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है क्योंकि हीट से हमने तोड़ा है इसे, ठीक है, और डीकंपोज हो रहा है। डीकंपोज में क्या होगा, प्रोडक्ट एक से ज्यादा बनते हैं। अब इसमें कितने प्रोडक्ट बनने हैं, 3 बनने हैं, ठीक है। रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट ज्यादा बनने हैं, और किसकी मदद से, यानी कि थर्मल डीकंपोजिशन की मदद से, यानी कि हमने हीट देकर तोड़ रहे हैं इसे। अब इसमें होता क्या है, देखो थर्मल डीकंपोजिशन में हमने फेरिक सल्फेट को क्या हीट दी, और हीट देने के बाद क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड में टूट गया, SO2 हमारी गैस निकली और SO3 गैस निकली, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये दोनों जो गैसें हैं ये कैसी गैसें होती हैं, ये तो एक एसिटिक गैसें होती हैं। कौन सी गैसें होती हैं, एसिटिक गैसें होती हैं, और ये पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। तो इसका देखिए अब आगे चलते हैं। देखो इसमें एक चीज को याद रखना, देखो फेरिक सल्फेट जब होता है तो ये हमारा ग्रीन, इसके जो क्रिस्टल होते हैं ना उसके ग्रीन क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाता हूं, देखो ये रहे। फेरिक सल्फेट की शुरुआत में कैसा होता है, ग्रीन होता है। हमने इसे हीट दी, हीट देने के बाद ये डर्टी व्हाइट में कन्वर्ट होता है, और जो फेरिक सल्फेट है वो डर्टी व्हाइट होता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, ग्रीन। और इसमें क्या होता है, जब भी हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं तो ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं, देखिएगा जब भी हमने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली है तो ये ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया। अगर इसमें हमें मॉइस्चर होगी तो ये पहले फेरिक सल्फेट इससे रिएक्शन करके ये एक हार्ड बन जाए। ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैसा होता है, ग्रीन होता है, हमने इसे हीट दी तो ये डर्टी व्हाइट बन जाता है। डर्टी व्हाइट बनने के बाद हमें इसे और हीट प्रोवाइड करी तो ये किसमें टूट जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। इसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। अब इसकी जो स्मेल होती है, स्मेल हमारी किसकी तरह होती है, ये सल्फर की तरह होती है। तुमने देखा होगा मैच स्टिक यानी कि माचिस होती है, माचिस की जो अगर तुम तिल्ली को जलाते हो तो उसमें से एक स्मेल आती है, सेम स्मेल वही आती है इसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और वो सल्फर मैच स्टिक पर लगा होता है। तो जलने के बाद और जो महक निकलेगी वो सल्फर की महक होती है, और इसमें से सल्फर गैस निकलती है। तो दोनों की महक क्या होती है, सेम होती है। देखो इसमें SO2 एंड SO3 गैस आर पॉल्यूटेंट एंड एसिटिक इन नेचर, यानी कि ये क्या करते हैं, नेचर को एसिटिक और पॉल्यूटेंट होती है, यानी कि हार्मफुल गैस होती है हमारे नेचर के लिए भी। तो इसमें कह रहा है थर्मल डीकंपोजिशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब इसमें से गैसें निकल रही हैं
तो गैसें निकलेंगी तो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और थर्मल डिकम्पोजिशन यानी एक से ज्यादा पार्टों में टूट रहा है तो हमारा कौन सी है, डीकम्पोजिशन है, यानी कि थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल है। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल हम इसलिए ज्यादा देख रहे हैं इनके क्योंकि ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में है, सारी एक्टिविटी दी गई है। PbNO3 टू लेड नाइट्रेट, हमारा लेड नाइट्रेट है और कैसा है, ये शुरुआत में व्हाइट होता है, हमने इसे क्या दी, हीट दी। हीट देने के बाद ये टूटा है PbO में। PbO होता है हमारा लेड ऑक्साइड और ये येलो कलर का होता है। और हमारी कौन कौन सी गैस बाहर निकलेंगी, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन गैस, हमारी दो गैसें अलग हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जब हम इसे गर्म करते हैं तो इसमें क्या होती है, क्रैकिंग साउंड आता है। कैसा साउंड आता है, क्रैकिंग साउंड आता है। ब्राउन फ्यूम्स, यानी कि जो ये गैस होती है ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं नाइट्रोजन गैस के, इरिटेटिंग स्मेल होती है। यानी दूसरा येलो सॉलिड रेसिड्यू यानी कि PbO, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, यानी कि PbO लेड ऑक्साइड जो बचेगा टूटेगा वो कैसे, किस कलर का चेंज हो जाएगा, यहां पर ये येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। देखो NO2 गैस इज एसिडिक इन नेचर। अब ये क्या है, देखो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कौन सी गैस होती है, यानी कि नेचर के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। ये कह रहा थर्मल डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो ये कौन सी थी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी और एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये टूट कर इसमें से क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है। अब जिसमें से निकलता है तो वो हम क्या बोलते हैं, जिसमें से गैसें निकलती हैं उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे इसके क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन इसमें से पूछे गए। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में से थर्मल डिकम्पोजिशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब 2024 2023 दोनों के ही क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे। देखो पहला कह रहा द एमिसिस ऑफ द ब्राउन फ्यूम्स इन गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इज, यानी कि अभी तुमने देखा था, यानी कि ब्राउन फ्यूम्स कौन सी गैस निकलती है, तो NO2 गैस आ जाएगा इसके। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन ए बॉइलिंग ट्यूब आर, यानी कि जब हमने क्या करा था। अब देखो इसकी रिएक्शन ऊपर देखिएगा एक्टिविटी में। ठीक है, देखो लेड नाइट्रेट को हमने तोड़ा, लेड नाइट्रेट को जब हमने तोड़ा तो किस में टूटा, PbO लेड ऑक्साइड में टूटा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकली और ऑक्सीजन गैस बाहर निकली। ठीक है, तो वो इसी से मैं पूछ रहा है कि टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर किस किस पार्ट में टूटा है, तो हमारा PbO NO2 और ऑक्सीजन गैस में टूटा है। तो अब ये तीनों किस में है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन का दे रखा है। तो या तो हम बोलेंगे इसे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन या बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो दोनों या तो इलेक्ट्रोलिसिस आए या इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन आए तो बात, तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हम करेंगे H2 वाटर लेते हैं, वाटर में हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। तो हाइड्रोजन के आयन और ऑक्सीजन के आयन दोनों अलग अलग टूट जाते हैं। तो इसमें हम हीट नहीं देते, इसमें इलेक्ट्रिक देते हैं। तो इसलिए हमारा क्या इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन है। तो इसमें हमारा एक प्लास्टिक का मग होता है, प्लास्टिक का मग लेते हैं और उसमें वाटर लेते हैं, और वाटर जो होता है ना उसमें हम थोड़ा सा या तो एसिड ऐड करते हैं या फिर उसमें नमक ऐड करते हैं। क्योंकि हमारा जो वाटर होता है वो हमारा नॉन कंडक्टिंग होता है। वाटर कैसा होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है। उसी वजह से हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड मिलाते हैं या मिलाते हैं उसमें थोड़ा सा नमक मिलाते हैं। इसमें टेस्ट ट्यूब लगाते हैं दो, और ग्रेफाइट की रॉड लेते हैं। तो ग्रेफाइट की रॉड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। तो इसमें एनोड और कैथोड से जोड़ा जाता है। तो हमेशा इस बात को भी याद रखना कि एनोड पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी, अब हमने क्या है, जैसे बैटरी है, बैटरी से हमने क्या दिया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया। इलेक्ट्रिक करंट एनोड और कैथोड यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव से होकर जाएगा, और अंदर इसमें हमारा जो वाटर होगा वो थोड़ा सा एसिडिक होगा। तो उससे क्या होगा, आयन टूट जाएंगे, हाइड्रोजन के आयन अलग टूटेंगे और ऑक्सीजन के आयन अलग टूटेंगे। दोनों हमारे आयन क्या है, टूटने लग जाएंगे। तो जब आयन टूटने के बाद आयन जाते कहां पर हैं, कुछ आयन एनोड पर जाते हैं, कुछ आयन कैथोड पर जाते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताना कि एनोड पर कौन से आयन जाते हैं और कैथोड पर कौन से आयन जाते हैं। तो इस बात को भी हमेशा याद रखना। देखो एनोड, एनोड होता है पॉजिटिव और ऑक्सीजन हमारी
हमेशा एनोड पर जाती है। तो ऑक्सीजन देखो, ये ऑक्सीजन आ रहा है नहीं आ रहा है, और इधर ही हमारा क्या है, ये एनोड है, और एनोड पर ही हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कैथोड है, कैथोड में मैंने नेगेटिव चार्ज लगाया, और यहां पर क्या है, देखो ये हाइड्रोजन आ रही है। तो जब आयन टूटते हैं वाटर के, तो एनोड पर जाते हैं पॉजिटिव आयन, और कैथोड पर जाते हैं नेगेटिव आयन। यानी ऑक्सीजन के आयन तो जाते हैं एनोड पर, और कैथोड पर जाते हैं हाइड्रोजन के आयन। आपने इस ग्राफ में देखो, एग्जांपल जो दे रखा है इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब इनका हम रेशियो देख लेते हैं। उससे पहले हम क्या, जैसे हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें, ठीक है, जैसे H2O और H2 दे रखा है, यहाँ पे O2 दे रखा है। अब मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने वाला हूं, तो मैं अगर यहाँ पे 2H2O रखूं, तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 4 यानी कि एटम। तो हमारे क्या, यहाँ पे मैं क्या लगा दूं, यहाँ पे 2 और ऐड कर दूं मैं, तो ये क्या बन जाएगी, अब ये बैलेंस हो चुकी। देखो हाइड्रोजन हमारा कितना होगा, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन हमारा कितना होगा, 2 2 4, और ऑक्सीजन हमारा 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बैलेंस। तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 बनता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में कुछ। देखो पहला ही हमारा दे रखा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ गैस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। और वो आया कैसे, मैंने भी आपको ऊपर बताया। अब देखो ये कह रहा बर्निंग कैंडल नियर, अगर हम कैंडल को यानी जलती हुई कैंडल को इनके पास लेकर आए, जब अगर मैं हाइड्रोजन के पास लेकर आऊं तो क्या आएगा, पॉप साउंड। हाइड्रोजन के संपर्क में अगर कोई, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो खुद तो जल जाता है पर दूसरे को जलने नहीं देता है, ठीक है। और जब कैंडल यानी जलती हुई कैंडल जाती है हाइड्रोजन गैस के पास, एकदम पॉप जैसी पॉप साउंड आता है और वो बुझ जाती है। यानी कि हाइड्रोजन खुद तो जल गया लेकिन कैंडल को आगे नहीं जलने। देखिए इसी टॉपिक से हमारा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है देखो, व्हाइल इलेक्ट्रोलिसिंग वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप ऑन एसिड आर एडेड व्हाई। यानी कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि हम इसमें यानी कुछ एसिड की बूंदें क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा वाटर क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी को। यानी कि अगर फिर उसमें क्या होगा, हमारे आयंस नहीं टूट पाएंगे दोनों के, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयन नहीं टूटेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं उसमें वाटर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैं तुम्हें बता चुका हूँ, काफी इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए इसमें दे रखा है हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या तो फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे या बोलेंगे फोटोलिसिस, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि इसमें सिल्वर क्लोराइड होता है, चाइना डिस्क के अंदर सिल्वर क्लोराइड होता है, और सनलाइट पड़ती है और इसका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए इसकी देखो इक्वेशन हमारी यहाँ पर दे रखी है, रिएक्शन। अब इसमें क्या है, देखो AgCl, AgCl क्या होता है, ये होता है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। इस पर क्या पड़ी, सनलाइट पड़ी हमारी एक्टिविटी में, वो भी प्रोसेस दे रखा है, ठीक है। AgCl चाइना डिश में रखा है और उस पर सनलाइट पड़ी और वो टूट गया, टूट गया। Ag यानी कि सिल्वर अलग हो चुका है और क्लोराइड अलग हो चुका है, और यहां पर सिल्वर कैसे प्रकार का हो चुका है, ग्रे कलर का हो गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड पर अगर सनलाइट पड़ती है तो सिल्वर का कलर चेंज कौन सा होता है, तो सिल्वर का कौन से कलर में चेंज हो जाता है, वो ग्रे कलर चेंज हो जाता है। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन, अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूं, क्लोरीन हमारे पास कितने हैं, 2, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 1, तो मैं क्या करूंगा, 2 लगा दूंगा। अब उसके बाद Ag यानी कि Ag हमारा सिल्वर है, और Ag सिल्वर यहाँ पर कितने, 2, तो यहाँ पर भी मैं सिल्वर के लिए 2 ऐड कर दूंगा। तो यहाँ हमारे दोनों तरफ एटम क्या हो गए, बराबर हो चुके हैं। इसी प्रकार से इसके 2 ही एग्जाम्पल हैं, एक तो सिल्वर क्लोराइड और एक सिल्वर ब्रोमाइड। तो सेकंड हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। और इसमें हमारे क्या, इसमें भी सनलाइट गई, तो सनलाइट जाने से क्या होगा, Ag हमारा सिल्वर अलग टूट गया और ब्रोमीन अलग टूट गया, तो इसे हमारा क्या बन जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसे संतुलित कर लेते हैं, यानी कि बैलेंस करते हैं, रिएक्शन करूं तो मैंने क्या करा, 2 ऐड कर दी, तो हमारे ब्रोमीन के पास 2 थे और यहाँ भी ब्रोमीन के पास 2, सिल्वर के पास हमारा सिंगल है और इधर 2, तो सिल्वर के लिए भी हम 2। अब ये बैलेंस की रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, दिस इज व्हाई AgCl and AgBr are kept in black color bottle
टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, यानी कि जब भी हम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को रखते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, ब्लैक कलर की बॉटल में रखते हैं। बॉटल में, ब्लैक कलर की बॉटल में इसलिए रखते हैं, वो सनलाइट जो है उसके अंदर काफ़ी कम जाती है। अगर जैसे डायरेक्ट रखेंगे, सनलाइट चली गई तो बेकार हो गया। हमने यूज करने के लिए रखा सिल्वर क्लोराइड और उस पर पहले से ही सनलाइट रखी पड़ी, वो तो पहले ही बेकार हुआ पड़ा, तो हमारा क्या है फिर, तो हमारा सिल्वर क्लोराइड है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर की बोतल यूज करते हैं। अब देखो उनका यूज कहाँ आता है, यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ बनते थे, नहीं बनते थे, उसमें यूज होते हैं दोनों कलर, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट हमारे क्या है, इस पर क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। देखो ये 2023, 2018, 2024 को सिल्वर क्लोराइड कीप्ड ए चाइना डिश टर्न ग्रे इन सनलाइट, उसका कलर कैसा चेंज हो जाता है, उसका ग्रे कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये कर ले ना, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सारा टॉपिक पढ़ा दिया है उसी में से सारा क्वेश्चन, कुछ भी चीज़ अलग नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, जो एक रिएक्शन है इसे करा देता हूँ मैं। देखो इसमें पूछा गया, सेलेक्ट द फॉलोइंग डी कंपोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो सनलाइट से डिकम्पोज हुई है। ठीक है, तो अभी हमने दो ही एग्जांपल पढ़े थे, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, तो इसमें हमारी क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। यही हमारी किससे हुई थी, यही सनलाइट से हुई थी। ठीक है, अगर मैं पहली की बात करूं तो पहली हमारी किससे हुई थी, ये तो हीट से हुई थी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था। फिर दूसरी अगर, तो ये यानी कि पानी वाली इलेक्ट्रिक करंट दिया था पानी से, और चौथी ये भी हमारी हीट से हुई थी। ठीक है, तोड़ा गया था। चलिएगा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, चलिए बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, ये होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस ए लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ये लीस्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, यानी कि जितना ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अब से नीचे वाले यानी कि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, खुद आ जाएगा। यानी कि जो जितना ज़्यादा पावरफुल होगा वो नीचे वाले को क्या करेगा, और दबाता चले जाएगा और उसके स्थान पर खुद आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी भी पावर वो खुद लेने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पर देखो BC है, BC और इधर AC है, तो यहाँ पहले B के साथ क्या था, C था, अब A के साथ C आ गया, क्योंकि यहाँ पर B जो एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव था और C जो एलिमेंट था वो ज़्यादा रिएक्टिव था। यानी कि जो एलिमेंट जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही लीस्ट रिएक्टिव को क्या कर देगा, बाहर कर देगा और खुद उस स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो समझते हैं, हम इसके टेबल से समझते हैं। देखो टेबल में हमारा क्या, सबसे ऊपर क्या दे रखा है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि पोटेशियम, और सबसे नीचे क्या दे रखा, एल्युमिनियम, सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम किसको रिप्लेस कर सकता है, सोडियम को रिप्लेस कर देगा, सोडियम किसको, कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा, कैल्शियम मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम जिंक को, जिंक आयरन को, और आयरन पीबी लेड को कर देगा। ठीक है, और नीचे के तो हो ही जाएंगे ये तो, और वैसे इनसे भी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। यहाँ से दो क्वेश्चन उठ सकते हैं आपके। ठीक है, एक क्वेश्चन मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पूछ सकता है, तो जब भी पूछा जाएगा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट तो तुम्हें बताना है पोटेशियम। ठीक है, अगर तुमसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पूछा जाएगा तो तुम क्या करोगे, AU गोल्ड। ठीक है, चलिए अब इसकी रिएक्शन से समझते हैं। देखो रिएक्शन से कैसे, ये काम कैसे करता है, इतना ध्यान देना थोड़ा सा। पहले हमारे पास आयरन था, आयरन किसके साथ यानी कि रिएक्ट कर रहा है, CuSO4। CuSO4 को क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा, और पहले कॉपर सल्फेट कैसा होता था, ब्लू होता था। ठीक है, और फिर रिएक्ट करने के बाद कैसा क्या हुआ, FeSO4 बनाया। ठीक है, और FeSO4 फेरिक सल्फेट होता है, फेरिक सल्फेट बनाने के बाद इसने क्या कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया, और कॉपर का कलर कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। अब एक्टिविटी से समझना है, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में है। हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमारा पहले CuSO4 कॉपर सल्फेट है अंदर, तो जब क्या है, ये ज्यादा ब्लू है। ठीक है, अब इसमें क्या, हमने आयरन की नेल को ऐड करा, यानी कि डाली उसमें, यानी कि लोहे की कील। अब देखो यहाँ पर पहले ज्यादा ब्लू हो रहा है, और फिर उसके बाद इधर ये लाइट ग्रीन हो चुका है। तो अब इसमें हुआ क्या, प्रोसेस समझाता हूं मैं तुम्हें। इसमें क्या था, CuSO4 कॉपर सल्फेट है, और इसमें हमने नेल डाल दी लोहे की, आयरन की, Fe। तो Fe क्या है,
आयरन ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, उसने क्या करा, यानी कि इसमें से कॉपर को बाहर कर दिया और खुद उसके स्थान पर आ गया। अब बचा हुआ कॉपर क्या करे, बचा हुआ कॉपर क्या हुआ, फिर वो नेल्स चिपक गया। जब नेल्स पर चिपक गया तो वो कैसे कलर का हो जाता है, अब यहाँ देखो बाद में, यानी कि देखो बिफोर एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होता है, ब्लू पानी सा नजर आ रहा है ना, क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट मिला हुआ है। और उसके बाद इसमें से कॉपर सल्फेट कम होके क्या हो गया, हमारी नेल पर चिपक गया, आयरन नेल पर चिपक गया। तो यहां पर क्या होगा, फिर ये लाइट ग्रीन, और जो बचा हुआ सॉल्यूशन क्या बना, वो लाइट ग्रीन यानी कि फेरस सल्फेट बन चुका है। ठीक है, तो इसका यही प्रोसेस है, यानी कि इसने क्या करा, आयरन ने कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया, और जो बचा हुआ कॉपर सल्फेट था बेचारा, वो क्या करा, रेडिश ब्राउन बन के फिर वो नेल्स के ऊपर ही चिपक गया। नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन हमारी क्या है, देखो जिंक है, जिंक किसके साथ, H2SO4 डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और बनेगा क्या, पहले तो हमें इसे कंप्लीट करना है। तो जिंक किसको रिप्लेस करेगा, जिंक हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करेगा, तो ये बनेगा ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, बाहर कर देगा। ठीक है, अब जब मुझे ये बताओ, जो साइन ऊपर की तरफ है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो ये कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, ये बनेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इतना याद रखना। एक तो इसमें क्या, हम इसमें H2SO4 डाइल्यूट एसिड क्यों मिलाते हैं, क्योंकि अगर हम इसे डाइल्यूट एसिड को नहीं मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगी, ज्यादा हीट प्रोवाइड तो आग लगने का खतरा हो जाए। तो देखो इसमें दे रखा, इसके ऑब्जर्वेशन देखिए, H2S हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस बर्न विद द पोप सैंड। पोप सैंड बर्निंग कैंडल, यानी कि मैंने तुम्हें पीछे एग्जांपल दिया था, वो क्या कहते हैं, एकदम पप्पदेशी आग बुझ जाती है होने के बाद। तो टेम्परेचर इंक्रीज, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, यानी कि टेम्परेचर हाई हो जाएगा और रिएक्शन एकदम हाई होगी। और एक्सोथर्मिक यानी कि एक्सोथर्मिक है तो हम इसमें से कौन सी गैस निकलेगी, पहले तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, डाइल्यूट एसिड इज यूज, तो डाइल्यूट एसिड को हमें यूज ही इसलिए करते हैं कि जो ज्यादा ये हीट ना हो और गर्म ना हो, जिससे इसमें आग ना लग पाए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन जो हमारा 2022 में आ चुका है। देखो स्टडी द डायग्राम गिवन बेलो एंड आइडेंटिटी द गैस फॉर्म इन द रिएक्शन। अब आप मुझे ये बताओ, ये तो अभी पढ़ा था, तो कौन सी गैस बाहर निकलने के लिए बताया था मैंने, अभी हाइड्रोजन गैस के लिए बताया था। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो हाइड्रोजन किस में देखा, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन, यानी कि इसके ऑप्शन नंबर डी में हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है, ये कहता है देखो एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें आयन एक्सचेंज होते हैं, ना कि एलिमेंट, इतना याद रखना। ठीक है, देखो जैसे ए बी, पहले देखो ए बी के साथ है और सी डी के साथ है। अब क्या करा, ए बी को, अब ए कह रहा है कि मुझे बी तो पसंद नहीं आया, तो ए को क्या पसंद आएगा, डी, तो ए के साथ है हमें क्या आ गया, डी आ गया। और सी डी है तो सी को डी पसंद नहीं है, तो सी किसके साथ चला गया, सी हमारा बी के साथ चला गया। ठीक है, यानी कि क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या कहते हैं, दोनों आयन एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। कि इसका एनसीईआरटी एग्जांपल समझिए, एनसीईआरटी एग्जांपल काफी, देखो Na2SO4 को पहले क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट कहते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, दूसरा BaCl, ठीक है, BaCl को क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड कहते हैं, इतना भी याद रखना। ठीक है, तो ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों होते हैं कलर लेस, और बना क्या लेते हैं ये दोनों, यानी एक्सचेंज करके BaSO4 अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं, BaSO4 व्हाइट PPT। व्हाइट PPT से तुम्हें कुछ याद आया होगा, जब मैंने तुम्हें बताया था PP प्रेसिपिटेट बताया था, तो यहां पर इसका साइन क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये घुलते नहीं है, और किसको अलग कर देते हैं, NaCl को अलग करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके आयंस कैसे होते हैं, देखो Na हमारा पॉजिटिव होता है और SO4 नेगेटिव, बेरिलियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव हो। तो देखो इसमें नीचे वाली ट्यूब में हमारा क्या है, नीचे वाली ट्यूब में बेरियम क्लोराइड ले रखा है, और ऊपर से हमने क्या डाला, ऊपर वाली ट्यूब में सोडियम सल्फेट डाला। जब बेरियम सल्फेट के साथ सोडियम सल्फेट डाला तो इन्होंने क्या करे, अपने आयन एक्सचेंज कर लिए। तो आयन एक्सचेंज करके क्या बना देते हैं, BaSO4 व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाया, जिसमें साइन
अगर यहाँ पे व्हाइट पीपीटी लिखा जब भी ठीक है, अगर साइन हमारा नीचे की तरफ आएगा एरो, तो जब भी ये व्हाइट पीपीटी यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट ही होता है, इतना याद रखना, ठीक है। और NaCl के साथ चला गया। अब इसमें देखो ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसकी, देखो व्हाइट इंसॉल्युबल सब। अब ये रिएक्शन कहती हो, एक तो पहले हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हुई नहीं हुई, और उसके बाद जब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना तो ये कौन सी रिएक्शन भी बनेगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बनेगी, ठीक है। तो इतना याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इसका क्या है, बोर्ड के क्वेश्चन है जो 2023 और 2024 में पूछे गए हैं। अब देखो इसमें कह रहा, इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन सच ऑफ एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सोडियम। अब मुझे बताओ एक्सचेंज ऑफ एटम, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, एटम एक्सचेंज नहीं होते, आयन एक्सचेंज होते हैं। तो पहला तो है नहीं, ठीक है। दूसरा एक्सचेंज ऑफ द आयन, देखो एक्सचेंज आयन को करेगा ए प्रेसिपिटेट इन, कि प्रेसिपिटेट बनेगा हमारा, और NI इंसॉल्युबल सॉल्ट इन प्रोसेस, हमारा क्या है वो इंसॉल्युबल भी होगा। तो हमारे इसमें डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंट हमारा ए है, और बाकी BCD बिल्कुल राइट है। ऐसे ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफरेंस फ्रॉम द रिमेनिंग 3। इनमें देखो 3 तो सेम है और एक इनमें डिफरेंट दे रहा है। कि डिफरेंट कैसे, जैसे NaCl प्लस AgNO2। तो ये मुझे बताओ, इसमें भी दो आयन इसमें भी है, तो इन दोनों क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बननी है, और थर्ड वाली भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ वाली भी। लेकिन ये बी जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं बननी, तो इसमें डिफरेंट पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, देखो PbNO3, PbNO3 को क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। और के आई हमारा क्या था, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है और अपने क्या करता है, आयन को चेंज कर लेता है, और बना क्या लेता है, PbL2। और PbL2 क्या होता है, येलो पीपीटी यानी कि येलो प्रेसिपिटेट बनाता है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट भी वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ देखो साइन भी आपका तुम्हारा दे रखा है, एरो नीचे की तरफ। और जब इनके देखो ऑब्जर्वेशन देखिएगा, येलो इंसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट ऑफ PbL2 इज फॉर्म्ड, यानी कि ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, येलो प्रेसिपिटेट बना देते हैं, और वाटर में क्या होता है वो इंसॉल्युबल होता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो हमारे पास ये दोनों ही, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेट रिएक्शन दोनों। तो चलिए बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन देखो होता क्या है, अगर हमारी किसी भी केमिकल रिएक्शन में गेन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो रिडक्शन में क्या होता है, वहां पर लॉस हो जाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है। ऐसे ही अगर ऑक्सीडेशन में हमारा लॉस हो रहा है हाइड्रोजन का, तो गेन हो जाएगा रिडक्शन में हाइड्रोजन का। तो यहाँ क्या होता है, अपोजिट होता है एक दूसरे का। और यहां से क्वेश्चन भी नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है हमारा रिएक्शन से, और रिएक्शन से क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखो जैसे यहाँ पर हमारा दे रखा है, इतना इसमें से इतना याद रखो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन होता है ऑक्सीजन का और लॉस होता है हाइड्रोजन का। रिडक्शन में क्या होता है, गेन होता है हाइड्रोजन का और लॉस होता है ऑक्सीजन का। इतना तो सबको याद रहता है। अब क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन बनता है ऐसे, देखो ध्यान से देखना। जैसे ये जिंक है, जिंक के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन के साथ। अब यहां पर क्या हो गया, जिंक का जो ऑक्सीजन था उसने क्या करा, जिंक ने लॉस कर दिया। तो यहां पर लेकिन बॉन्ड किसके साथ बनाया, यानी आ किसके साथ गया, कार्बन के साथ गया। अब यहां पर पूछेगा, जैसे कि कार्बन ने यानी कि जिंक ने ऑक्सीजन छोड़ा और गया किसके पास, कार्बन के पास। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीजन का गेन हुआ या लॉस हुआ, तो यहां पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ। तो ये पूछेगा, ये होएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लॉस हुआ अगर ऑक्सीजन का, तो क्या होएगा, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो हमें उसे बोलेंगे रिडक्शन। अब यहां पर कार्बन है, कार्बन पहले सिंगल था, लेकिन इसने यहां पर ऑक्सीजन के साथ, अब यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो इसने क्या करा, इसने गेन करा ऑक्सीजन का, तो इसे हम बोलेंगे गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का गेन होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इतना याद रखना। अब यहां से क्वेश्चन देखो, कार्बन को
ऑक्सीजन कौन दे रहा है? कार्बन को ऑक्सीजन कौन दे रहा है? यहाँ बताइए, कार्बन के पास यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पे पहले जिंक के पास थी, तो कार्बन को ऑक्सीजन दे रहा है, जिंक दे रहा है, तो हम जिंक को क्या बोलेंगे बताइए? तो जिंक को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, क्योंकि जिंक के पास हमारे पास क्या था? जिंक के पास पहले ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन अब उसके पास से हट गया, तो ये क्या हो गया? ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है अब, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज एजेंट। इतना याद रखना। देखो इसमें एक रिएक्शन तो होगी, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो सेकंड वाली रिएक्शन से समझना। देखो यहाँ पर कॉपर है, कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो अब इसने क्या कर दिया? ऑक्सीजन को खो दिया, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो ये क्या बन गया? रिडक्शन। बनेगा नहीं बनेगा? अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या है? हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है। अब इसने क्या करा? इसने गेन करा है, तो ये गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि इसके पास जब एक ऑक्सीजन को गेन करेगा तो क्या बोलेंगे हम उसे? ऑक्सीडेशन। अब देखो जैसे कॉपर है, कॉपर ने पहले क्या था? कॉपर के पास ऑक्सीजन था, जब कॉपर के पास ऑक्सीजन था तो कॉपर ने क्या करा? ऑक्सीजन लूज करा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अभी इस तो कॉपर ने ऑक्सीजन लूज करा तो हम उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइज एजेंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज एजेंट बोलेंगे। लेकिन हाइड्रोजन ने उसका क्या करा? ऑक्सीजन को लिया है, तो इसे बोलेंगे रिड्यूज एजेंट। क्योंकि अगर कहीं पर भी, एक बात और याद रखना इसमें, अगर कहीं पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ हो तो हम उसे कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इतना भी याद रखना है आपको। ओके, चलिए बात करते हैं हम करोजन की। करोजन क्या होता है? देखो, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इज सच एज मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होती है? वाटर वेपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर ही क्या बना लेते हैं? मॉइस्चर बना लेते हैं। एंड एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू करोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। इसमें क्या होता है? जैसे कि देखो यहाँ पर देखा रहा, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि पहले आयरन की हमारे पास कील थी, उसने कह रहा ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, और रिएक्ट करने के बाद क्या होगा? हाइड्रेटेड होगी, जिससे हम रेडिश ब्राउन की उसने क्या करी? परत जमा ली, और परत जमाने के बाद वो खुद बेकार होने लगी, यानी कि रस्ट। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यानी कि तुमने देखा होगा, सुना होगा जंग लगना, तो रस्ट ही होती है वो जंग जो होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है? यानी कि कोई भी मेटल है, मेटल ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या करता है? वो अपने ऊपर एक रस्ट की परत बना लेता है, और रिएक्ट करके रस्ट की परत बनाए और वो खुद खराब होने लगता है। इसलिए मेटल की कोई भी चीज होती है, आपने देखा हो घर पर गेट हो या खिड़की हो, वो अगर मेटल का है तो उस पर पेंट करते हैं। पेंट किस लिए करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और जिससे कि उस पर रस्ट ना जमे, वो बेकार ना हो। अगर तुमने देखा होगा कहीं पेंट छुटा होता है तो वहां पर क्या होता है कि रस्टिंग जमने लग जाती है, यानी कि वो लोहा खराब होने लग जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है टार्निशिंग ऑफ कॉपर। टार्निशिंग ऑफ कॉपर क्या है? यहाँ पहले कॉपर था, कॉपर ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ आके उसे हाइड्रोक्साइड कर दिया, तो उसका कलर कैसे चेंज हो गया? उसका कलर चेंज हो गया ग्रीन। अब यहाँ से एक बात याद रखना कि कॉपर का जो टार्निशिंग होने के बाद कलर कैसा हो जाता है? वो हो जाता है ग्रीन हो जाता है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर में क्या होता है? देखो सिल्वर हाइड्रोजन के संपर्क में आने, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या बन जाती है? वो ब्लैक हो जाती है। तो सिल्वर देखो, ये सिल्वर सल्फेट बन जाता है और सिल्वर कैसा होता है? ब्लैक हो जाती है। तो आपको यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके कलर है, यानी कि देखो कलर क्या है? कोरोजन, यानी कि वो एक रस्ट बना लेती है वो तो मेटल पर। कॉपर का कलर चेंज हो जाता है ग्रीन में, और सिल्वर का हो जाता है ब्लैक में, यानी कि सिल्वर कैसे हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। कोरोजन एग्जाम्पल है वो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के बारे में समझना। रेंसिडिटी क्या है? देखो ये कह रहा है द टेस्ट ऑफ स्मेल ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंज व्हेन इट इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर और फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपने देखा होगा कभी भी आप घर पे चिप्स का पैकेट या कोई भी ऐसा पैकेट लेकर आए जिसमें कुछ खाने का फूड हो, आपने खाया तो उसका एक अलग टेस्ट आता है, लेकिन आपने कुछ टाइम के लिए उसे रख दिया और उसके बाद आपने खाया तो उसका अलग टेस्ट हो जाता है। कहते हैं ना कि पैर खुलने के बाद टेस्ट चेंज हो जाता है, वो सेम प्रोसेस ही है। होता क्यों है अब मैं बताता हूँ। देखो जैसे आप चिप्स का पैकेट लाए या
किसी भी चीज का, चिप्स हो, नमकीन का हो, तो उसने खुलने के बाद पहले तो उसमें नाइट्रोजन गैस थी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकली, उसके बाद वो ऑक्सीजन के संपर्क में आया, तो उसका जो फैट होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, उसकी महक चेंज हो जाती है और धीरे धीरे वो खराब होने लग जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। ठीक, बचाया कैसे जा सकता है, जैसे कि हम एंटीऑक्सीडेंट में रख सकें, एयर टाइट कंटेनर में। आपने देखा होगा जैसे कुछ चीज बेकार हो जाती है तो तुमने घर में देखा होगा, कोई बड़े मम्मी या पापा होते हैं, दादा दादी, उसे क्या करते हैं, डिब्बे में बंद करके और ढक्कन को टाइट करके रख देते हैं। सेम प्रोसेस वही। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल चेंज। देखो केमिकल चेंज आपको आसान है। केमिकल चेंज में क्या है, देखो ए केमिकल रिएक्शन शेप साइज कलर एक्सेट्रा में ऑल्सो चेंज, न्यू केमिकल आर फॉर्म। केमिकल चेंज में एक तो शेप चेंज हो जाएगी, साइज चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और एक्सेट्रा चीजें चेंज हो जाती हैं, और एक न्यू केमिकल हमेशा बनेगा। इतना याद रखना, केमिकल चेंज में एक न्यू केमिकल हमेशा बनेगा। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनेगा CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि नया केमिकल फॉर्म हो गया। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स यानी कि इसका किण्वन करते हैं और इससे ग्रेप से आपने देखा होगा कि कुछ अन्य पेय पदार्थ भी बनाए जाते हैं। और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के साथ साथ एक नया केमिकल भी बनता है, इतना याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में हमारा क्या होता है, यहाँ पर कोई भी केमिकल नहीं बनता, देखो नो केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, शेप साइज स्टेट चेंज हो जाती हैं, लेकिन कोई भी नया केमिकल फॉर्म नहीं होता। आपने देखा होगा, यानी कि बॉइलिंग वाटर का वेपर में कन्वर्ट हो जाना, वो भी हमारा क्या है, फिजिकल चेंज ही है। जैसे आइस का मेल्ट होने के बाद वाटर में कन्वर्ट होना, वो भी हमारा फिजिकल चेंज है, उसकी क्या हुई है, स्टेट चेंज हुई है। और वैक्स का मेल्ट होना, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें सिर्फ हमारा शेप साइज और स्टेट चेंज होती है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। इसमें कोई भी न्यू केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ना ही इसमें कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ना ही इसमें कोई न्यू केमिकल बनता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है, इनका क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज, यानी कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ऑफ मिल्क, यानी कि यहाँ तो केमिकल चेंज है, क्योंकि अभी पीछे बताया गया, उसके चार्ट पे भी लगा हुआ है, तो ये हमारा केमिकल चेंज है। रिपीनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि ये भी क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी बन जाएगा।